अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स का आज आखिरी रोज है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी की क़यादत से कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त आज होगी। सजादा नशीन पीर सैयद हबीब इरफानी, खानकाह दारुल नेमत के सजादा नशीन तलहा हुसैन पीरजादा, शेख ताहिर, एजाज डोगर समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क भर से ज़ायरीन की दरगाह पर हाजिरी मन्नतें मांगने का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 781वें उर्स की आखिरी कौमी ज़िक्रिया नशिस्त आज हो रही है। स्टेज पर सजादा नशीन हजरात, सियासी और समाजी हलकों की शिरकत है। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है जुनेद अनवर ने। जी जुनेद, बताइएगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के जो 781वें उर्स है उसका आज आखिरी रोज है और कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस चल रही है। उस वक्त हम कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर मौजूद हैं, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उसकी सदारत भी कर रहे हैं। मुल्तान शहर के सियासी व समाजी हल्के भी मौजूद हैं, मजहबी हल्के भी मौजूद है। बात भी करेंगे जी, किस तरह देखते हैं कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज है, क्या कहेंगे? नहीं, माशाल्लाह जी, लोगों का बड़ा जम गफ़ीर है और अकीदतमंदों का बहुत ज़्यादा हजूम है। जो बहावलक सरकार से, शाह महमूद कुरैशी साहब से जो अकीदत है, तो बड़े मुनासिब किस्म के इंतज़ामात भी हैं और माशाल्लाह इंतज़ामिया भी ठीक है। और मैं जितने भी मेरे भाई जो आए हैं सिंध से भी, उन सबको हम मुल्तान मदीनत औलिया में खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद भी कहते हैं। मुल्तान औलिया में क्या कहेंगे जी? आज का 781वां उर्स मुबारक है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का, और ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। जब इनका उर्स होता है तो मुल्तान में पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया से भी लोग आते हैं यहाँ पर और अकीदतमंद आते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ से आकर फैज़ पाते हैं और अपने तमाम दोस्त यहाँ शिरकत कर रहे हैं और मखदूम साहब के ज़ेरे क़यादत जी बिल्कुल। जो मुल्तान के जो सियासी हल्के हैं, समाजी हल्के, उनकी जान से भरपूर यहाँ पर जो अपनी शिरकत को यकीनी बनाया गया। उनका कहना है कि जो दूर दराज से आने वाले मुरीदैन हैं उनको भी खुश आमदीद कहा जाता है और कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की जो आखिरी तौर पर दुआ के अंदर जो है वो शरीक होंगे। जी, कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज है। जुनेद अनवर आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब हजरत बहाउद्दीन गौस ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 781वें सालाना उर्स की आज आखिरी रोज है। मुल्क भर से ज़ायरीन की दरगाह पर हाजिरी। बात करेंगे इस हवाले से सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 781वां उर्स मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 3 रोज़ा उर्स का आज आखिरी रोज़ है। आखिरी नशिस्त जो है वो है आज उर्स की, और उर्स जो है वो आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा रात को। यहाँ पर ज़ायरीन जो है उनका जो पहले दिन से तांता बंधा हुआ है वो अभी तक कायम और दायम है। यहाँ पर ज़ायरीन की तादाद जो है वो पहले 2 दिन की निस्बत भी ज़्यादा नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी आपके चैनल की तरफ से, आपने हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। जी, हम बस्ती डुमरा तौसा शरीफ से तशरीफ लाए हैं। हमारे आबा अजदाद चिश्ती सिलसिला है और हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया सोहरवर्दी की आज आखिरी रोज़ को अपने खराज अकीदत पेश करने के लिए और फातिहा खानी के लिए तौसा शरीफ और कस्बा बसीरा जिला मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ लाए हैं। तो यहाँ पर ज़ायरीन, बच्चे, बड़े, ख़वातीन, उनकी खासी बड़ी तादाद मौजूद है। मन्नतें मुरादें मांगने का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पर जारी है और साथ में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी उर्स पर जो उनके लिए इंतजाम किए गए हैं वो काफ़ी इंतजाम से मुतमईन हैं। जी, जनूबी पंजाब में एक और पोलियो का मरीज सामने आ गया। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में 8 माह का बच्चा पोलियो का शिकार। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। बच्चे को पोलियो के कतरे तो पिलाए गए थे लेकिन EPI वैक्सीन नहीं दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा बच्चा गुज़िश्ता 2 हफ्तों से BVH शुबा अमराज़े बचकान में ज़ेरे इलाज है। पोलियो केसेस के हवाले से रिपोर्ट करेंगे आपको। जनूबी पंजाब में एक और पोलियो का मरीज सामने आ गया है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में 8 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने भी बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। बात करेंगे अतल अशारी, हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर बताएगा। बिल्कुल ऐसी है कि बात करें पोलियो के हवाले से तो बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में 1 माह के दौरान दूसरा पोलियो का केस जो है वो सामने आया है और 8 माह का बच्चा जो है वो इस वक्त पीड्स 2 बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी साहब जो माहिर अमराज बचकान है। सर फरमाइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है बच्चे की? जी, ये बच्चा ना 5th ऑफ दिस मंथ हमारे पास प्रेजेंट किया था। इसने फीवर था इसको और इसे फिट्स हो रहे थे, बच्चे को झटके लग रहे थे और सांस की प्रॉब्लम थी। तो हमने इसे इनिशियली मेनिंजाइटिस के तौर पे हम एडमिट किया था। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई। बच्चा काफ़ी ज़्यादा सिक था, क्रिटिकली सिक था। अब देख लें आज यानी आलमोस्ट इसे 20 डेज़ हो गए हैं।
इन्वेस्टिगेशन से फिर आगे ये चूँकि इसको वीकनेस थी राइट साइड ऑफ बॉडी की, तो हमने इसके इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारी करवाई। तो उनमें से एक इन्वेस्टिगेशन ये भी होती है कि हम पोलियो को भी सस्पेक्ट करते हैं। तो जब पोलियो को सस्पेक्ट किया तो हमने इसके स्टूल के सैंपल भेजे, उसमें अब हमें पता चल रहा है कि ये पोलियो का कंफर्म केस तो है। अब कितनी हद तक ये पॉसिबल है कि ये रिकवरी के हवाले से कैसे देख रहे हैं? जब पैरालिटिक पोलियो होता है ना, जिसमें बच्चे के अज़ा मुतासर हो जाए, तो वो तो परमानेंट ही होता है। हाँ, ये है कि उसकी टाइप्स होती हैं पोलियो की, ये सिम्टोमेटिक होता है जिसमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जो पैरालिटिक होता है, जैसे इस बच्चे में आपने अभी देखा आपके सामने में कि राइट साइड उसकी बॉडी की जो है ना वो वीक है, और हमने मदर से हिस्ट्री ली है वैक्सीनेशन की, तो उसने 1-2 दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाए हैं, लेकिन EPI की जो वैक्सीन होती है प्रॉपर, वो इस बच्चे को नहीं हुई। EPI की जो वैक्सीन है वो इस बच्चे को नहीं हुई, लेकिन पोलियो के जो कतरे हैं वो पिए हुए हैं, और 8 माह का ये बच्चा है, और अहमदपुर का ये 1 माह के दौरान EPI वैक्सीन नहीं हुई। बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। मत्तीतल रोड पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुंतकिल की गई 584 केनाल 19 मरले अराजी वापस ले ली गई। 504 केनाल 19 मरले अराजी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए पंजाब हुकूमत के नाम मुंतकिल करने की हिदायत। हुकूमत पंजाब के सेक्रेटरी कॉलोनीज डिपार्टमेंट का DC मुल्तान को रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली के लिए मरासला जारी। 584 केनाल 19 मरले अराजी में से स्पोर्ट डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 80 केनाल जगह बची है। मत्तीतल रोड पर 504 केनाल 19 मरले अराजी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम के लिए हुकूमत पंजाब को मुंतकिल कर दी गई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। जी रजा मलिक, इस हवाले से बताइएगा। जो सेक्रेटेरिएट बन रहा है तो वो भी एक बड़े मंसूबे की कास्ट पर यहाँ शुरू किया गया है, वरना तो ये चाहिए था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए कोई नई जगह तलाश की जाती, लेकिन सरकारी जगह मौजूद थी मोहताज दुराना लंगाना में 584 कनाल और 19 मरले, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो जनूबी पंजाब के खिलाड़ियों के लिए तामीर किया जाना था, ये अराजी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दी गई थी, और इस हवाले से रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से बुनियादी तब्दीलियां भी कर दी गई थी रिकॉर्ड में। लेकिन अब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क्याम के हवाले से जो सेक्रेटरी कॉलोनीज पंजाब की तरफ से जो मरासला भिजवाया गया है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को, उसमें उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड में जरूरी तब्दीलियां करते हुए 504 कनाल 19 मरले अराजी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान चैप्टर के क्याम के लिए देने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है, और इस हवाले से फौरी तौर पर रिकॉर्ड में तब्दीली करने की भी हिदायत दी गई है। और जो मरासला सेक्रेटरी कॉलोनीज की तरफ से भिजवाया गया उसमें ये भी लिखा गया है कि 3 साल तक अगर मंसूबा शुरू ना हुआ तो ये अराजी जो है वापस पंजाब हुकूमत को मुंतकिल हो जाएगी, जबकि जो अराजी वापस रेवेन्यू बोर्ड को मुंतकिल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान मुजफ्फराबाद के इलाके में सफाई की अबतर सूरत हाल, इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद सड़क पर गंदगी के ढेर मौजूद है। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के मुजफ्फराबाद की जो मेन सड़क है वहाँ पर, और यहाँ के हालात ये हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक अर्सा दराज गुजर चुका है और इस सड़क की सफाई नहीं है। मेरा कैमरामैन जायज अगर आपको दिखा सके यहाँ से कि यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं, और यहाँ पर गंदगी की वजह से भी यहाँ पर ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, बल्कि दूसरी जानिब यहाँ पर फ्रूट्स की जो रेडें मुख्तलिफ जो लगी हुई हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर शहरी खासे परेशान है। ट्रैफिक भी घंटों रुकी रहती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट या इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं। मुझे तफसीलात जानते हैं, यहाँ पर शहरी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, कितने अर्से से सड़क की हालत ऐसी है और यहाँ पर सड़क पे कूड़ा पड़ा रहता है? सर यहाँ महीना हो गया तकरीबन कूड़ा पड़े हुए सर, कोई आता नहीं है ना कोई सुनता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये सर, हर दूसरे दिन बाद इस कूड़े की वजह से एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई आता ना कोई देखता ना कोई जाता सर, हर दूसरे दिन का मामूल बन चुका है। आप पीछे देखें, पीछे मुजफ्फराबाद से लेकर और रोड तक सारा कचरे का ढेर ही ढेर है सर, कोई सुनने वाला नहीं सर इधर पे सर, कोई नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुख करेंगे खानपुर का, जहां शहरियों के लिए खुशखबरी, नवाकोट में बॉयज कॉलेज की तामीर की मंजूरी मिल गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से जिशान डोगर। जिशान बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA
میاں شفیع محمد نے آج اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا ہے. اس میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور 2 روڈیں جو ہے ان کا افتتاح کر دیا ہے, وہ مکمل ہو گئی تھی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے MP میاں شفیع محمد وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس جو ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. یہ کتنی مالیتی کے تھے اور کہاں سے کہاں تک یہ ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا؟ سر بتائے گا آپ نے حلقے میں جو ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری کانسٹیٹوئنسی کا جو سب سے بڑا قصبہ ہے وہ نواں کوٹ ہے. وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ نہیں تھا, تو وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چالو ہو گیا آج, اور لوگوں کو صاف پانی مہیا ہوگا. اسی طرح ایک میری کانسٹیٹوئنسی کی جو سب سے بڑی سڑک ہے وہ جیٹھا بٹا سے نواں کوٹ ہے, ایک بڑی آرٹری جو 18 کلومیٹر کی ہے, اور اس 18 کلومیٹر کی جو پچھلے 25 سال سے ریپیئر نہیں ہوئی تھی. تو اس میں سے الحمدللہ پہلا پورشن جو تھا وہ ہم نے پہلے ہی کرا لیا تھا پچھلے سال ہی, اور دوسرا پورشن 5.5 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کا 5.5 کلومیٹر کا جو پورشن ہے وہ بھی آج ٹریفک کے لیے کھل گیا, اور ہم نے جا کے افتتاح اس کا کیا. تیسری ایک موزہ موری ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک گاؤں ہے, وہ بھی سڑک سے محروم تھا اور بہت ان کا مسئلہ ہوتا تھا, ان کو بھی ایک سڑک میں نے دی تھی 1 کروڑ روپے کی لاگت سے. ان 3 منصوبوں کا ہم نے افتتاح کیا, اور ساتھ ساتھ الحمدللہ میں انتہائی مشکور ہوں ہمارے چیف منسٹر سردار عثمان بزدار کا, ہمارے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, جنہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے مجھے ایک نواں کوٹ میں بوائز کالج دیا ہے. تو اس کی زمین کی بات بھی ہم نے نواں کوٹ کے دوستوں سے کی ہے کہ اس کی زمین جو ہے نا وہ ہم ڈھونڈ کے ان کو دیں, تاکہ وہ کالج کا جو PC1 ہے وہ بنا کے بھیجیں, اور کالج انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا. جی بالکل, پاکستان تحریک تعمیر جلد شروع کر دی جائے گی. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے ملتان میں حکومت پنجاب کی ہدایات پر کمشنر جاوید اختر کرپشن کے خاتمے بارے متحرک ہو گئے. کمشنر کا تمام DCs کو مہینے کے پہلے دن ریونیو عوامی خدمت کچہری لگانے کا حکم. کمشنر کا DCs, ACs, تحصیلدار, سب رجسٹرار کو تحصیل آفس موجود رہنے کا احکامات. کمشنر کا پٹواری عملہ لینڈ ریکارڈ کو بھی موجود رہنے کا حکم. تمام ریونیو افسران اور عملہ صبح 10 تا دوپہر 3 بجے تک تحصیل آفس میں موجود رہیں گے. تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے ملتان سے خبر ہے, جہاں حکومت پنجاب کی ہدایت پر کمشنر جاوید اختر کرپشن کے خاتمے بارے متحرک. کمشنر کا تمام DCs کو مہینے کے پہلے دن ریونیو عوامی خدمت کچہری لگانے کا حکم. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر لیا اصفر ضیاء کا بنیادی ہیلتھ مرکز سمی پور بھاگل کا دورہ. ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء نے ہسپتال کے مختلف وارڈز اور پولیو کاؤنٹر کو چیک کیا. لیا سے اپڈیٹ کریں گے ساحد سرفراز. ہاں جی بالکل, ڈپٹی کمشنر لیا اصفر ضیاء نے آج جو اچانک BH ہسپتال سمی پور بھاگل کا اچانک وزٹ کر یہاں پر مریضوں سے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے اندر جو تمام وارڈز ہیں ان کو بھی تفصیلی چیک کیے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی حاضری اور دیگر جو اقدامات تھے, ادویات کی فراہمی اور دیگر جو اقدامات ہیں ان کو بھی تفصیلی جائزہ لیا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پولیو کمپین کے حوالے سے جو ٹیمیں کام کر رہے ہیں ان کی کارکردگی بھی چیک کی. ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں. سر فرمائیے گا آج کے وزٹ کے حوالے سے. جی آج ہم مختلف جگہ کا وزٹ کرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں. سمی پور بھاگل BHU ہے ہمارا, اور یہاں پہ کافی رش بھی ہوتا ہے. اس کو پہلے بھی ہم نے چیک کیا ہے. آج ہم دوبارہ آئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر سمیرہ ان کی ڈیوٹی ہے, یہ موجود ہیں یہاں پہ. باقی اسٹاف بھی موجود ہے. دوائیوں کی اویلیبلٹی ہے. پولیو کے حوالے سے ابھی تک یہ تقریباً 14 بچوں کو پلا چکے ہیں قطرے, اور دوائیاں بھی ساری اویلیبل ہیں. میں نے فردن آپ کے سامنے جو باہر مریض بیٹھے ہیں خواتین, ان سے پوچھا ہے, سب کو دوائی فری یہاں سے اویلیبل ہوئی ہے, ٹیکے فری لگائے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لیا جو ہے اس حوالے سے بڑا اچھا ایک قومی خدمت کر رہا ہے کہ جو دوائیاں اویلیبل ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ تقسیم کی جاتی ہیں, اور اسٹاف اپنی ڈیوٹی پہ موجود رہتا ہے. جی بالکل, اسٹاف ہمیں ڈیوٹی پر موجود ہے. CO ہیلتھ سے بھی موجود, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کی کارکردگی پر ڈپٹی کمشنر صاحب اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. جی ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سارے BAU تقریباً جو ہے نا اسی طرح ہی ہیں. ہمارے ہر جگہ پہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں, اور ہمارے پاس میڈیسن بھی SOPs کے مطابق اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ہماری جو پریزنس ہے اسٹاف کی وہ بھی انشاءاللہ 100% ہے. جی بالکل, اسٹاف بھی یہاں پر 100% پریزنٹ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے زاہد سرفراز, بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے ملتان میں قومی انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز ہے. عوامی مقامات, ریلوے اسٹیشن, بس اڈوں پر پولیو کے قطرے پلانے کا سلسلہ جاری ہے. مزید جان لیتے ہیں اس حوالے سے گوہر رحمان سے. جی گوہر. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جس کا آغاز 21 ستمبر سے ہوا تھا, آج اس کا آخری روز ہے. تمام تو جو عوامی مقامات ہیں وہاں پر جو بچے رہ گئے تھے
उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। ख़ुसूस तौर पर इस मुहिम के अंदर जो है रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और जो अवामी मकामात थे, पिछली मुहिम में कोरोना के बाइस जिन्हें शामिल नहीं किया जा सका था, उन मकामात पर खास तवज्जो दी गई है। इस वक्त हम मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर पोलियो के इंसदाद के हवाले से जो है तकरीबन 17 के करीब टीमें जो है तश्कील दी गई थी और आज आखिरी रोज है। अब तक जो है 3500 से जायद जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज मौजूद है पोलियो कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आप तफसीलात बता रहे थे। दिहाड़ी में तब्दीली सरकार ने अवाम पर एक और बम गिरा दिया। 94 अद्वियात की कीमतों में 262% इजाफा कर दिया गया है। अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, काला मोतिया, गायनी, इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात भी महंगी कर दी गई। हुकूमत ने पहले आटा चीनी महंगा किया, अब अद्वियात भी महंगी कर दी। शहरियों ने कहा कि इस हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। जी हाफिज साले मोहम्मद, महंगाई बढ़ गई है? तब्दीली सरकार ने अवाम पर एक और बड़ा बम गिरा दिया है। पहले पेट्रोल बम, उसके बाद चीनी और आटा बम, अब बाकायदा तौर पर जो है वो तकरीबन 84 मेडिसिन के ऊपर जो है 262% तक इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से अवाम जो है वो बेचैनी की इसके अंदर लहर दौड़ गई। इस वक्त कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताएं, मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी हुई है, पहले भी बहुत सारी महंगाई है, तो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? पहले इतनी महंगाई हो चुकी है कि 262% मेडिसिन महंगी हो चुकी हैं, जिनमें इंसुलिन है, और गरीब आदमी क्या करेगा? जी बिल्कुल, गरीब आदमी क्या करेगा, मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आप बताएं कि मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, आवाम को रिलीफ कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, रिलीफ कैसे मिलना है, कोई भी नहीं। पहले ही बहुत महंगी हो गई है। इंसुलिन तो उसका रेट तो पहले ही 10-12% बढ़ गया था, अब 262% और बढ़ जाएगा। गरीब किधर जाएगा? उससे तो पहले ही नहीं अफोर्ड हो रहा, क्या करे वो। जी बिल्कुल, गरीब आदमी पहले जो है वो पिसा हुआ है, अब मेडिसिन महंगी होने की वजह से वो और ज्यादा पिस जाएगा। इसके अंदर खास तौर पे आपको बताता चलूं कि गायनी की और इसके साथ हार्ट की और शुगर की जितनी भी मेडिसिन है वो तकरीबन 84 मेडिसिन है, जो गुज़श्ता रोज हुकूमत ने जो है उसके बढ़ाने का ऐलान किया। तकरीबन 262% इनकी कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। तब्दीली सरकार की तरफ से आवाम को जो है वो इस चक्की के अंदर पिसा जा रहा है, आवाम को कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो इस हुकूमत से नाला नजर आते हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई में इजाफा हो गया है। हाफिज साले मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बहावलनगर बाजारों में महंगाई का तूफान जोर पकड़ने लगा। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से राना फैसल बताएगा कितना इजाफा हुआ है। महंगाई का तूफान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। शहरी जो है खरीदारी के लिए जो बाजारों में है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो सब्जी लेने आए वो भी परेशान दिखाई दे रहा है और जो फल और दीगर जो सामान लेने के लिए आए वो भी परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ खरीदार जो है मौजूद हैं जो बाजार में खरीदारी के लिए आए थे, उनसे मजीद हम जानते हैं। आज तक बताइएगा कि जो रेट्स वगैरह जो है कैसे मतलब देख रहे हैं आप? रेट बहुत ज़्यादा है जी, और इस हुकूमत में तो कुछ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पिछले घूमदों फिर भी कम थे, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। मैं सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सब्जियाँ हैं, फल हैं, कई 100 गुना रेट बढ़ गए। तो ना यहाँ सूबाई हुकूमत नज़र आ रही है, ना अपने ज़िली इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया, कोई हाल नहीं है। गरीब का कोई परेशान हाल नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे जो है शहरियों को ये कहना है कि यहाँ पर जो है रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक और शहरी मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बात दुरुस्त है, महंगाई का तूफान आया हुआ है। आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ महंगी है। यहाँ तक कि आम खाने की सब्जियाँ वो भी 50 से 100% बढ़ चुकी है। पिछले 2-3 महीनों में महंगाई का एक तूफान आया है। 2-3 महीने से पहले आप रेट को आप कंपाइन करें तो आपको मालूम होगा कि 40 से 50% खाने पीने की अशिया के रेट बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, शहरी जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो खरीदारी के लिए यहाँ पर आए हैं उनका ये कहना है कि जो 2 से 3 महीने में जो है तकरीबन 40 से 50% जो है वो महंगाई में जो है इजाफा हुआ है। इंतजामिया की जानिब से जो बनाई गई है प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो कहीं भी दिखाई हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया राना फैसल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से खानेवाल की बात करें और आपको बताएं कि खानेवाल में भी महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा है। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। खानेवाल से इस हवाले से अपडेट करेंगे नदीम मुगल। ये सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को कहना है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। गाजर की कीमत जो है वो 80 रुपये से 100 रुपये किलो है। इस तरह गोभी की कीमत जो है वो भी 80 से 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है और करेला जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। और अदरक की कीमत की बात की जाए
तो वो 560 रुपये फी किलो है। इसी तरह दीगर सब्जियों की कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मज़ीद हम शहरियों से जान लेते हैं इस हवाले से तय का सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो शहरी कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? शहरियों की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। शहरों के लिए गोश्त और सब्जी की कीमत एक जैसी हो गई है। गोश्त खाए या सब्जी खाए, गोश्त और सब्जियों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे करेला 160 रुपये किलो है, आलू 80 रुपये किलो है, गाजर 80-100 रुपये किलो है, अदरक 520 रुपये किलो है। इसलिए शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई ने जो है शहरियों की कमर तोड़ी हुई है। महंगाई से लड़ते लड़ते गरीब लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, गरीब लोग जो हैं वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से। सब्जियों की तो दुकानदार हमारे से मौजूद से जान लेते हैं। जी, ये बताइएगा कि सब्जियों की कीमतें जो हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? सब्जियों की कीमतें, सब्जियां क्या नाम है, दूसरे सिंध की सब्जियां आ रही हैं, अपनी मुकामी नहीं आ रही हैं। अपनी जो मुकामी है वो बैंगन 40 से 30 रुपये किलो है, 30 से 40 रुपये किलो है। जो बाहर की सब्जी आ रही है वो महंगी है। 400 रुपये धड़ी गाजर, अच्छी गाजर मंडी बिक रही है और हमें 80 रुपये का ही रेट मिला है, 80 रुपये बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सब्जी फरोश हैं उनका ये कहना है चूँकि सब्जियां जो हैं वो दिगर इलाकों से आ रही हैं। सुबह सिंध के इलाके से आने वाली सब्जियों की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं और जो सब्जी के हैं उनकी कीमत जो है वो कम है। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि सब्जियों की कीमत ज़्यादा होने के बाद उन्हें मुश्किलात खानेवाल में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया। आपका रुख करेंगे सरगोदा का, जहां मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में 30,000 से जायद पानी के गैर कानूनी कनेक्शन। बल्दिया ज़राए के मुताबिक पानी का बिल देने वाले सारिफीन के बिल 100% बढ़ा दिए गए हैं। सरगोदा से अपडेट करेंगे जुनेद खान। जुनेद बताएगा। जी, सरगोदा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से पानी के बिलों में आज खुद 100% इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से जो पानी के गैर कानूनी कनेक्शन है उनको रेगुलराइज करने के बजाय मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से जो सार्फिन बिल अदा कर रहे हैं उनकी जो बिल हैं उनमें 100% इजाफा कर दिया गया है। जब इस हवाले से जो सार्फिन है उन्होंने यहाँ पर आगे शिकायतें की तो बिल दुरुस्त करने के बजाय मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अमले का कहना था कि अपने बिल जाके लाहौर से दुरुस्त करवाएं। ये कोई गलती कंप्यूटराइज गलती है जिसकी वजह से आपको ये बिल ठीक कराने के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन जो कॉर्पोरेशन है यहाँ पर सार्फिन चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, जबकि जो गैर कानूनी कनेक्शन है सरगोदा में वो तकरीबन 30,000 से जायद बताए जाते हैं जिनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। इंतजामिया बजाय उसके कि इन जो कनेक्शन है इनको रेगुलराइज करे, इन्होंने जो सार्फिन कर रहे हैं उनमें 100% सर्वे की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया जुनेद खान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। रहीम खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सखर चैम्बर के सदर मलिक रिजवानुल हक की आमद। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक ने मलिक रिजवान को खुशामदीद कहा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सखर का रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। दोनों सदों ने यहाँ पर गुफ्तगू की और रहीम खान और सखर को मिलाकर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इंडस्ट्री को फ़रोग़ करने के हवाले से तबादला ख्याल किया। रिजवानुल हक मलिक जो सदर सखर प्रेस क्लब के, आपको रहीम खान में आने पर खुशामदीद कहते हैं, तो किस तरह बेहतरी समझते हैं क्योंकि दोनों ऐसे हैं जो एज पर वाक़ एक सिंध में और पंजाब में, दोनों चैम्बर किस तरह मिलकर इंडस्ट्री को फ़रोग़ कर सकते हैं? देखें, दोनों के दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 3 सूबों के संगम में ही वाक़िया हैं और यकीनन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडस्ट्री को लगाने का और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने से जो इन्वेस्टर है उसको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल को फ़ायदा भी है। इसी वजह से आज भी मेरा रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने का, विज़िट करने का मकसद सिर्फ यही था कि कुछ थोड़े बहुत जो ताजिरों के साथ, इंडस्ट्रियल के साथ जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को हम आवाज़ बनकर, हम यकजहती के साथ जो है उन इश्यूज़ को जो है अरबाब इख्तियारात तक हम पहुँचाएँ। और इसी के लिए आज चौधरी साहब के साथ हमारा बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और एक MOU भी जो है चौधरी साहब ने जो है आज साइन किया। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आज की हमारी जो मुलाकात है इंशाअल्लाह ताजिरों को, इंडस्ट्रियल को, इससे उनके जायज़ हकूक़ के लिए जो हम उनका दिफा कर सकेंगे उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। चौधरी शफीक साहब,
सखर और रहीम यार खान एक हमसाया डिवीजन्स भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी दोनों हमसाए हैं। तो यहाँ पर अमूमी तौर पर ट्रेड में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमती अदारे जो अदारे होते हैं उनकी तरफ से भी मुश्किलात का सामना, तो इनको कैसे दूर किया जाएगा? दोनों तरफ में जो ट्रेडर्स हैं या ताजर्स हैं उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी वसातत से अपने सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मलिक रिजवान साहब को यहाँ रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खुशामदीद कहता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। बाकी जो ट्रेड है वो रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट और सखर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल साथ संगम पर वाक़ है, और सबसे बड़ी बात है दरमियान में एक बॉर्डर है। अगर हम दोनों चैम्बर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से चलेंगे, अच्छी तरह हम एक दूसरे के साथ लाइजोन में रहेंगे, तो इंशाल्लाह जो बॉर्डर के ऊपर हमारे मसले मसाइल होते हैं या ट्रेड में जो दोस्तों को मुश्किलात पेश आती हैं, इंडस्ट्रीज को, दूसरे ट्रेडर्स को, तो इंशाल्लाह हम दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ तावन के साथ उसको हल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा सकती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात की जा सकती है, इन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इनका आना हमारे लिए एक नेक शगुन साबित होगा, और इससे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सखर और रहीम यार खान चैम्बर और दो लोगों के दरमियान, ट्रेडर्स के दरमियान एक अच्छे रवाबित कायम होंगे। सखर चैम्बर के सदर ने रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया है। आसिम सिद्दीक आप तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया आपका। गुज़दार हुकूमत की जानिब से नर्सिंग के लिए शोबे में बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला की नर्सिंग कैडर की बेहतरी के लिए मुतादिद इक़दामात की उसूली मंजूरी। नर्सों के सर्विस स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। नर्सों की तरक्कियों के उमूर को स्ट्रीम लाइन करने का फैसला। नर्सिंग के शोबे में एमफिल और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप देने की भी उसूली मंजूरी। पीकेएलआई में होने वाले किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट पर ब्रीफिंग। बात करेंगे इस हवाले से, अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। अली अकबर, मजीद डिटेल्स बताएगा इस हवाले से। पंजाब सरदार उस्मान बाजार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया क्योंकि नर्सिंग की जानिब से काफ़ी अरसे से जो है ये मुतालबा सामने आ रहा था कि उनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर नहीं है, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि नर्सिंग का जो नर्सिंग कैडर है उसको मजीद बेहतर किया जाएगा। इस हवाले से ना सिर्फ उनकी प्रमोशन बल्कि जो दीगर मामलात हैं उनको भी देखा जाएगा, जबकि नर्सिंग के शोबे के लिए एमफिल और पीएचडी के लिए जो है वो स्कॉलरशिप देने का भी फैसला किया गया। उसके साथ साथ नर्सिंग हॉस्टल्स के जो मसाइल हैं उनको भी जल्द खत्म करने का जो है वो फैसला किया गया। जो भी उनके कॉलेजेस और हॉस्टल्स के मसाइल हैं उनको जल्द खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर नर्सेज जो है वो बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहती हैं तो उनको भी वहाँ पे भिजवाया जाएगा, और जो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे उनके लिए जो है वो शोबे के अंदर ना सिर्फ बेहतरी लाई जाएगी बल्कि उनकी प्रमोशन और दीगर सर्विस स्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करने का फैसला किया गया। मसाइल को खत्म करने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया अली अकबर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसी ने शाह जमाल में 3 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली है। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से आमिर डोगर। जी आमिर, जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ राणा शुएब की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में गैर कानूनी तौर पर काबिज अफराद से ज़मीन जो वो वागजार करा ली गई है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की जानिब से ये कहा गया है कि इस ज़मीन की मालियत जो है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनती है, और गैर कानूनी तौर पर इस ज़मीन पर जो कब्जा जो वो किया हुआ था, बासर अफराद की जानिब से ये कब्जा किया गया था। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसीलदार के हमरा इस ज़मीन पर जो हल चलवा कर सरकारी साइन बोर्ड जो है वो लगा दिया, और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ ज़िला भर में जो जितनी भी सरकारी ज़मीनें जो कब्जा माफिया के इस वक्त ज़ेरे अंडर है, ज़ेरे निगरानी में है, उनसे तमाम तर कब्जा जो वो फौरी तौर पर छुड़वाया जाएगा, और इसकी तमाम तर फहरिस्तें जो वो तैयार कर दी गई हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर को इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर वाज़े तौर पर यह हिदायत जारी कर दी गई है कि मुजफ्फरगढ़ ज़िला भर में तमाम अराजी वागुजार करा ली गई है। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फार्मासिस्ट का आलमी दिन। रहीम यार खान में आलमी दिन के हवाले से शेख ज़ैद अस्पताल के फार्मासिस्ट ने रैली निकाली। अब ये ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक बताएगा। फार्मासिस्ट का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के आलमी दिन की मुनासबत से फार्मासिस्ट ने रैली निकाली, लोगों को आगाही दी कि फार्मासिस्ट अद्वियात की फराहमी के हवाले से इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस रैली की क़यादत MS शेख ज़ैद हॉस्पिटल डॉक्टर आगा तौहीद ने की। MS साहब, फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स का एक चोली दामन का साथ होता है, और आज इनका आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो इनकी कैसी अहमियत है और उनको किस तरह शेख ज़ैद हॉस्पिटल में अप्लाई किया जा रहा है ताकि अद्वियात की फराहमी और मरीजों के इलाज के हवाले से इनकी इस्तेमाल किया जाए और बेहतर तौर पर इलाज हो सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आलमी सतह पर फार्मासिस्ट का दिन मनाया जा रहा है,
اور اس دن ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ یہ تمام فارماسسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے اور باقی تمام ہیلتھ ٹیم کے ساتھ مل کے جو ہسپتال میں آنے والے مریض ہیں، جو او پی ڈی میں آتے ہیں یا انڈور میں ہیں، ان کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کریں گے، اور جو بھی ادویات ڈاکٹر صاحبان تجویز کرتے ہیں ان کو اسی صورت میں تمام مریضوں کو فراہم کی جائیں۔ اور اس کے علاوہ ہاسپٹل میں تمام جو ادویات کی پروکیورمنٹ، ان کی سٹوریج اور ان کو ایس او پیز کے مطابق مینٹین کرنا، یہ تمام فارماسسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور الحمدللہ شیخ زید ہاسپٹل کی فارماسسٹ ٹیم یہ تمام ذمہ داریاں بخوبی اور بطریقے احسن انجام دے رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے تمام صوبے میں، ہمارے ملک میں جتنے بھی فارماسسٹ حضرات ہیں وہ تمام یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں ان پر فخر ہے۔ صرف جو شیخ زید ہاسپٹل میں فارماسسٹ کام کر رہے ہیں، جتنی مریضوں کی تعداد ہے ان کی تعداد بھی اس حساب سے کم ہے، تو اس کی کمی کو کوئی پورا کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، گورنمنٹ جو ہے وہ فارماسسٹ کی تعداد کو پورا بھی کر رہی ہے، اور حال ہی میں فارماسسٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پلان بنایا ہے۔ اور اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ علیحدہ ہو چکی ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے جو سیکٹری ہیلتھ ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی کمی ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں اور ہمارے پرائمری سیکنڈری کے ہاسپٹلز میں ہے، انشاءاللہ اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ فارماسسٹ کی کمی کو پورا کیا جائے گا، اور آگاہی بھی اس وقت یہی دی جا رہی ہے کہ ادویات کی فراہمی کے لیے، علاج کی صورت کے لیے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے میاں والی پہاڑوں کے دامن میں موجود نمل جھیل پانی سے بھر گئی، قریبی علاقوں کے مکینوں نے نمل جھیل کا رخ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں میاں والی کا یہ سیاحتی مقام ہے نمل جھیل۔ نمل جھیل میں بارشوں کا پانی جمع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پہاڑوں سے آنے والا جو پانی ہے نمل جھیل میں جمع ہوتا ہے، اور نمل جھیل ایک خوبصورتی رکھتی ہے کیونکہ پہاڑوں کے دامن میں یہ جھیل موجود ہے۔ حالیہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ کافی پانی جمع ہو گیا ہے، اور کسی قسم کا اس پانی کے باعث نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن قریبی علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوبصورت سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ یہاں پہ کشتیوں پہ لوگ سیر کر رہے ہیں، بچے یہاں پہ موجود ہیں، خواتین آئی ہوئی ہیں، اور کچھ نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں جی؟ آپ بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی۔ ہم یہاں تقریباً ہر ہفتے آتے ہیں انجوائے کرنے۔ خان صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو سیاحتی مقام ڈکلیئر کیا جائے۔ ہم میاں والی سٹی سے ہیں، اور یہاں انتہائی خوشگوار ماحول ہے، اور انتہائی جو فریش ہم یہاں کر فیل کرتے ہیں۔ میڈیا کی طرف سے ہم پھر خان صاحب ریکویسٹ کریں گے کہ نمل جھیل کو جو ہے آپ سیاحتی مقام ڈکلیئر کریں، تاکہ یہاں نوجوان زیادہ سے زیادہ آ کر مستفید ہو سکیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس نوجوان کی بات سنی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مقام کو سیاحتی مقام ڈکلیئر کیا جائے، اور سرکاری سطح پر اگر اس مقام کی دیکھ بھال ہوتی ہے تو یہ بھی ایک خوبصورت مقام بن سکتا ہے، اور یہاں پہ لوگ دور دراز سے آ کر لوگ انجوائے کریں گے۔ جی سیاحوں کا کہنا ہے کہ نمل جھیل کو سیاحتی مقام ڈکلیئر کیا جائے۔ اختر مجاز آپ تفصیلات بتا رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بھی آپ کو بتائیں ریسکیو چیلنج 2020 کے حوالے سے ملتان میں ریسکیورز کی مشقیں جاری۔ اپڈیٹ کریں گے باہر عمران۔ شہریوں کی زندگی بچانے کے لیے ریسکیو چیلنج کا جو سلسلہ ہے، جو مشقیں ہیں وہ جاری ہیں۔ یہاں پہ ملتان میں ہم ہیڈ آفس ریسکیو میں موجود ہیں، اور اس وقت ویل ریسکیو کی مشق جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ریسکیو سیفٹی افیسر یہاں پہ موجود ہیں ارشد صاحب، ان سے بھی ہم جانیں گے کون کون سی ٹیکنیکس یہاں پہ کی جا رہی ہیں، اور اس وقت جو کنویں میں اتارنے کی جو ایک مشق ہے وہ کی جا رہی ہے کس سلسلے میں ہوتی ہے۔ ریسکیو افیسر سے ہم سیفٹی افیسر جانیں گے کہ یہ ریسکیو جو چیلنج ہے وہ اصل میں کس مقصد کے لیے ہے، اس میں کون کون سی ٹیکنیک سے مظاہرہ ہے؟ جی یہ ریسکیو چیلنج کا جو انعقاد ہے یہ ہمارے ڈی جی صاحب کی ویژن کے مطابق ریسکیورز کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان میں پروفیشنلزم پیدا کرنے کے لیے یہ مقابلہ جات کا انعقاد ہر سال کیا جاتا ہے۔ اس بار یہ 9th جو ریسکیو چیلنج ہے اس کے لیے جو اس میں ایونٹ شامل کیے گئے ہیں اس میں کنویں ویل ریسکیو کی ٹیکنیک شامل ہے جو آپ کے سامنے ابھی یہ کر رہے ہیں، جیسے ہم نے بندے کو نیچے اتارا ہے اپنے ریسکیور کو۔ اس کے علاوہ فائر فٹ چیلنج کیا جاتا ہے جس میں فائر فٹ کے اندر لڑکوں کی فائٹرز کی فٹنس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹراما چیلنج ہوتا ہے۔ ٹراما چیلنج کے ساتھ ساتھ یہ ہائٹ ریسکیو اس میں انوالو ہوتا ہے جس میں بلیڈ ٹیکنیکس اور باسکٹ اسٹریچر کے ذریعے ایویکویشن کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سوئمنگ اور ڈائیونگ کے کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ریسکیورز کی مشقیں جاری ہیں۔ ماہر عمران بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔